आज हम फिर से हाजिर हैं अपने एक नए टॉपिक को लेकर, जिसका नाम है ऊष्मा बजट। ऊष्मा और ऊष्मा बजट, ये हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए अब हम इस सबसे पहले देख लेते हैं कि ऊष्मा किसे कहते हैं, यानी कि ऊष्मा क्या है। तो दोस्तों, ऊष्मा वह ऊर्जा है, यानी ऊष्मा एक तरीके की ऊर्जा यानी कि एनर्जी है, जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में तापांतर के कारण उत्पन्न होती है। यानी दो वस्तुओं में यदि तापमान में अंतर होगा तभी उनमें ऊर्जा उत्पन्न होगी। यानी जब किसी एक वस्तु में तापमान हाई होगा और दूसरी में लो होगा, तो हाई तापमान से लो तापमान की तरफ ऊर्जा का संचरण होगा, यानी ऊष्मा का जो संचरण होगा उसे ही हम ऊष्मा कहते हैं, यानी ऊर्जा। ये एक तरीके की ऊर्जा होती है जिसे हम ऊष्मा कहते हैं। यानी ऊष्मा तभी पैदा होगी जबकि दो वस्तुओं के बीच में ताप में अंतर होगा। यदि समान ताप है तो ये ऊष्मा उत्पन्न ही नहीं होगी, यानी ऊष्मा की जो ऊर्जा है वो उत्पन्न नहीं होगी। तो ये ऊष्मा की ऊर्जा दो प्रकार की होती है, यानी कि ऊष्मा दो प्रकार की होती है। तो इसका प्रकार है विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा। ये गुप्त ऊष्मा और विशिष्ट ऊष्मा ये जब किसी भी वस्तु को, यानी किसी ऑब्जेक्ट को जब बाहर से तापमान दिया जाता है तो उसके तापमान में जो परिवर्तन होता है उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। जबकि एक पदार्थ अपनी अवस्था बदलने के लिए जिस ऊष्मा का प्रयोग करता है उसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे कि जल का वाष्प में बदलना। जल को वाष्प में बदलने के लिए कुछ ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है और वो ऊष्मा लेकर जल जो है वाष्प में तब्दील हो जाता है और उसमें कुछ तापमान में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उसकी जो अवस्था है उस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो उसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं कि ऊष्मा का ये संचरण कैसे होता है। तो पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किसी वस्तु से, एक वस्तु से दूसरी वस्तु के मध्य केवल 3 तरीकों से होता है। वो है पहला चालन विधि, यानी कि कंडक्शन विधि द्वारा। यानी जब किसी वस्तु को एक सिरा को गर्म किया जाए तो उस वस्तु का ये दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, क्योंकि ऊष्मा इसमें चलकर इधर के लिए आती है। तो इस विधि को हम चालन विधि कहते हैं। दूसरी है संवाहन विधि। ये संवाहन विधि जब किसी वस्तु को यहाँ से गर्म किया जाए और उसके ये पदार्थ जो गर्म अणु हैं, मालिक्यूल्स जो गर्म हो गए हैं, वो मालिक्यूल दूसरी तरफ आ जाते हैं। जैसे कि ये जल में और वाष्प में होता है, यानी कि ये लिक्विड और गैसीय अवस्था में होता है। लिक्विड में जब ऊष्मा एक तरफ दी जाती है तो वो गर्म जल ऊपर उठता है और ठंडा जल नीचे बैठता है। तो इस तरह के जो चलन होते हैं उसे संवाहन विधि कहते हैं। और ये संवाहन विधि यानी कि कन्वेक्शन करंट द्वारा चलते हैं, यानी ये कन्वेक्शन धाराएं उठना शुरू हो जाती हैं। तो अगला है हमारा विकिरण द्वारा, यानी कि रेडिएशन। जब किसी वस्तु से ऊष्मा का विकिरण होता है, यानी ऊष्मा एक तरह से दूसरी तरफ जाती है, विकिरण के द्वारा जाती है। यानी ऊष्मा जब चलती है तो उसमें एक विकिरण यानी किरण निकलकर और जाती है। जैसे कि रोशनी होती है, रोशनी की किरणें आगे चलती हैं, वैसे ही हमारी पृथ्वी पर भी सूर्य से जो ऊष्मा प्राप्त होती है तो वो इस तीसरी विधि से ही प्राप्त होती है, यानी कि विकिरण विधि। तो इन विधियों का अध्ययन बायोलॉजी यानी कि फिजिक्स के अंतर्गत किया जाता है और हम यहाँ ज्योग्राफी में केवल इस विकिरण विधि पर ध्यान देते हैं। और इस विकिरण विधि से ही हम देखते हैं कि पृथ्वी का ऊष्मा बजट किस तरह से काम करता है। यानी पृथ्वी को सूर्य से बहुत सारी ऊर्जा मिलती है, ऊष्मा मिलती है, लेकिन ये पृथ्वी उस ऊष्मा का कैसे प्रयोग करती है और उसे सजो कर रखती है या नहीं रखती है, या इसका क्या होता है। आज तक पृथ्वी को करोड़ों वर्षों से पृथ्वी को ऊष्मा मिल रही है। अगर ये पृथ्वी ऊष्मा थोड़ी थोड़ी भी बचा बचा के रखती तो आज पृथ्वी के तापमान में बहुत अधिक वृद्धि हो गई होती। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं
सूर्य यानी पृथ्वी का सूर्य से मिलने वाली ऊष्मा का प्रयोग, और इसे ही हम ऊष्मा बजट कहते हैं। जैसे कि हर एक घर का एक बजट होता है, यानी जो आमदनी होती है उसे खर्च किया जाता है और जो बच जाता है उसे बचत कहते हैं। लेकिन पृथ्वी कुछ भी बचाती नहीं है, जो भी ऊष्मा पृथ्वी को मिलती है उस ऊष्मा को पृथ्वी खर्च कर देती है, यानी वापस फिर अंतरिक्ष को दे देती है। तो पृथ्वी को ऊष्मा सूर्य से मिलती है, तो सूर्य से पृथ्वी को डायरेक्ट ऊष्मा नहीं मिलती, क्योंकि सूर्य से विकिरण जब होता है तो विकिरण बहुत तेज़ी से चलता है और ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर से आता है। तो इसे आने के लिए रास्ते में अंतरिक्ष में से होकर गुजरना पड़ता है और उस अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है और पृथ्वी के वायुमंडल से फिर हमारी पृथ्वी पर प्रवेश करता है। तो जैसे ये हमने यहाँ बना लिया है, मान लीजिए ये सूर्य है और इस सूर्य से हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, यानी सूर्य से ये रेडिएशन होता है विकिरण विधि द्वारा, ये रेडिएशन होता ही रहता है। तो ये रेडिएशन जब अंतरिक्ष से होता हुआ पृथ्वी तक आता है तो इसे शॉर्ट वेव के नाम से जानते हैं, यानी कि ये शॉर्ट वेव्स पृथ्वी में आती हैं। तो ये शॉर्ट वेव ऊपर से वायुमंडल से पार करती हुई पृथ्वी की तरफ चली आती हैं। तो इसे अब हम देखते हैं कि पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल पर जो भी ऊष्मा आती है उसे हम 100 डिग्री या 100 यूनिट या 100% मान लेते हैं। यानी हमने माना कि यहाँ पर हमें 100 यूनिट ऊष्मा मिलती है और इस 100 यूनिट ऊष्मा जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल से टकराती है तो इसका 6 यूनिट यानी कि 6% फिर उसे अंतरिक्ष की तरफ भेज दिया जाता है। यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर जैसे ही टकराती है उस वायुमंडल में मिलने वाली गैसों के छोटे छोटे मॉलिक्यूल से टकराकर केवल 6% ऊष्मा ऊपर चली जाती है और शेष ऊष्मा जो नीचे बढ़ती है 94%। वो जब नीचे आती है तो नीचे पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ बादल पाए जाते हैं। तो उन बादलों के ऊपरी सतह से जब ऊष्मा टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर फिर वापस जाती है। तो ये 27% ऊष्मा है जो कि वापस अंतरिक्ष में चली जाती है बादलों से टकराकर। अब बादलों से जब नीचे ऊष्मा आती है तो वो सारी ऊष्मा पृथ्वी को प्राप्त होती है। तो ये पृथ्वी को जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसमें से 2% हिस्सा पृथ्वी के आइस क्षेत्र हैं, यानी कि आइस कवर क्षेत्र है, जहाँ पर आइस बहुत ज़्यादा बर्फ होती है। उस बर्फ पर जैसे ही किरणें गिरती हैं तो वो किरणें फिर रिफ्लेक्ट होकर ऊपर वायुमंडल में चली जाती हैं और वायुमंडल से होती हुई अंतरिक्ष में चली जाती हैं। तो इन 2% को पृथ्वी के सतह से आइस कैप द्वारा और आइस के द्वारा ऊपर भेज दिया जाता है। शेष बची हुई जो ऊष्मा होती है यानी कि ये 35% जो चली गई वो 65% ऊष्मा पृथ्वी की तरफ जाती है। उस 65% में से 14% यानी कि 14 यूनिट ऊष्मा को वायुमंडल शॉर्ट वेव के माध्यम से जाते हुए पर सोख लेता है और वायुमंडल अपने अंदर उसे सजो लेता है। तो केवल 51% ऊष्मा ही है जो कि पृथ्वी के धरातल से टकराती है और धरातल तक केवल 51% ऊष्मा ही पहुंच पाती है। और इस 51% यानी कि 51 यूनिट ऊष्मा पृथ्वी के सतह में चली जाती है और ये पृथ्वी इसे अपने में सजो लेती है। तो जब ये 51% ऊष्मा इधर आ जाती है और वायुमंडल में 14% ऊष्मा होती है तो अब यहाँ पर भी ये बात बन जाती है, क्योंकि इधर टेम्परेचर हाई हो जाता है और इधर टेम्परेचर कम होता है, यानी कि ये तापांतर उत्पन्न हो जाता है। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ तापांतर उत्पन्न हुआ तो पृथ्वी की ये ऊष्मा फिर वापस कम ताप की ओर चलने लगती है और पृथ्वी ये सब प्राप्त करके और घूम जाती है, यानी कि ये रात हो जाती है। इस साइड में जब पृथ्वी इधर होती है तो ऊष्मा प्राप्त होती है, लेकिन रात में ये ऊष्मा पृथ्वी को प्राप्त नहीं होती है। तो पृथ्वी का धरातल ये गर्म होता है और ऊपर का ये वायुमंडल जो है वो ठंडा होता है। यानी वायुमंडल पृथ्वी का ठंडा है और धरातल गर्म है। तो धरातल से दीर्घ वेव उठती हैं, यानी कि लॉन्ग वेव, दीर्घ तरंगें, दीर्घ
दीर्घ तरंगें उठती हैं और ये दीर्घ पार्थिव विकिरण के द्वारा पृथ्वी का तापमान वायुमंडल में जाता है और वायुमंडल गर्म होता है। तो इस गर्म होने पर जब पृथ्वी से विकिरण ऊपर के लिए उठता है तो 34% हिस्सा यानी कि 34 यूनिट 51 में से 34 यूनिट का वायुमंडल द्वारा प्रयोग कर लिया जाता है। यानी ये वायुमंडल 51 से 34 को अवशोषित कर लेता है, से 17 को ऊपर वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये 34% जो है वो दीर्घ तरंग के द्वारा जो वायुमंडल ने लिया और 14% शॉर्ट वेव्स यानी कि लघु तरंग के द्वारा जो पृथ्वी के वायुमंडल ने लिया, इस सभी को 48% को ये रात में आकाश में छोड़ देता है, यानी कि वापस अंतरिक्ष में छोड़ देता है। तो इस तरह से ये 48% और ये 17% पूरे का पूरा ऊपर आ जाता है, यानी कि ये 65% हिस्सा वापस फिर अंतरिक्ष में आ जाता है। तो दोस्तों इस तरह से जो हमारी पृथ्वी को सूर्य से दिन में प्रकाश और ऊर्जा यानी कि विकिरण द्वारा जो कि ऊर्जा ऊष्मा प्राप्त होती है और उस ऊष्मा को पृथ्वी रात में विकिरण यानी कि लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल द्वारा यानी लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल विकिरण द्वारा दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण के द्वारा इसे जो है वो फिर पुनः वायुमंडल यानी कि वायुमंडल से होते हुए अंतरिक्ष में भेज देती है और पृथ्वी के पास कुछ भी नहीं बचता है और पृथ्वी अपने एक निश्चित तापमान पर बनी हुई है। अगर यही तापमान यानी विकिरण ये जो है वो कम हो जाए और पृथ्वी को तापमान अधिक प्राप्त हो तो पृथ्वी में जो है वो ग्लोबल वार्मिंग होने लगती है। और आज समय हमारी पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो उसका मुख्य कारण यही है कि आइस कैप जो पिघलते हैं तो आइस से जो ऊपर जाने वाली 2% ऊष्मा है उसमें कुछ कमी हो जाती है और कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो गैसें हैं जो वायुमंडल में ऊष्मा को अवशोषित करती हैं उनकी संख्या बढ़ती है तो भी इसमें वायुमंडल में जो है वो गर्मी पैदा होती है, जिससे बर्फ़ पिघलती है और जब बर्फ़ पिघलती है तो ऊष्मा कम रिफ्लेक्ट होती है। तो इस तरह से हमारी पृथ्वी का तापमान कुछ बढ़ना शुरू हो गया है, इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और अगर ये तापमान कम प्राप्त हो और विकिरण ज़्यादा हो तो पृथ्वी का तापमान कुछ कम हो जाएगा, जिसे ग्लोबल कूलिंग कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पृथ्वी का ऊष्मा बजट हुआ और शीघ्र ही हम अगले टॉपिक पर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।